विद्यार्थियों, आज ही इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुपोषण और उससे संबंधित कुछ रोग। तो कुपोषण एवं इससे जो संबंधित कुछ रोग होते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुपोषण को हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन, और इससे जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीज़ होती हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आखिर ये कुपोषण क्या होता है और इससे कौन कौन से रोग होते हैं। तो कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें या तो पोषण या पोषक पदार्थ की कमी रहती है, या बहुत अधिक मात्रा में या असंतुलित मात्रा में जब पोषक पदार्थ लिए जाते हैं, या तो उनकी कमी रहती है या बहुत अधिक मात्रा में या असंतुलित रूप से लिए जाते हैं, तब कुपोषण की स्थिति आती है। विश्व में करोड़ों लोग, करोड़ों बच्चे इस कुपोषण जैसी भयंकर रोग से ग्रसित है, और हर साल हजारों की संख्या में बच्चे हैं वो इस कुपोषण की स्थिति से मर जाते हैं। तो आज हम इस कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की चर्चा करेंगे। तो एक सिंपल सी बात है कि कुपोषण, जैसे कु शब्द अपन लिखते हैं कि बुरा या दोष, तो कुपोषण का अगर हम अर्थ निकालें तो इसका जो अर्थ है, इसका जो तात्पर्य है वो होता है दोषपूर्ण। पूर्ण पोषण नहीं होता है, इसमें कुछ दोषपूर्ण होता है या वो अपूर्ण होता है। तो दोषपूर्ण या अपूर्ण जो पोषण होता है उसे ही हम कुपोषण कहते हैं। अभी ये कुपोषण की स्थिति कब आती है, तो हम कुपोषण को 4 भागों में बांट सकते हैं। इसको 4 तरह से अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्थितियाँ होती है वो कुपोषण में आती है। तो कुपोषण के 4 प्रकार हैं। इसमें फर्स्ट अपन पढ़ते हैं एक अल्प पोषण। नाम से स्पष्ट है कि अल्प का मतलब होता है कमी, तो इसको हम कहेंगे अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है, या अल्प पोषण का मतलब है, अल्प यानी कमी, कि जब लंबे समय तक भोजन अपर्याप्त मात्रा में मिले, या इसको हम कहते हैं कि लंबे समय तक भोजन किसी व्यक्ति को अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, या अपर्याप्त मात्रा में उसको मिले, जितनी ज़रूरत है उतना नहीं मिल रहा है, उसे बहुत कम उसको अगर भोजन या पोषण मिल रहा है, तब हम उसे कहेंगे अल्प पोषण। कि जब लंबे समय तक भोजन अपर्याप्त मात्रा में मिले या पर्याप्त मात्रा में उसको भोजन नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति अल्प पोषण की होती है। करोड़ों लोग इस अल्प पोषण से ग्रसित होते हैं, बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं, और बहुत सारे जो अफ्रीकन देश है वो इस अल्प पोषण से ग्रसित होते हैं। दूसरा इसका एक रूप हो सकता है अति पोषण का, कि कई लोग बच्चे, कई लोग ये होते हैं जो जिनको जितनी शरीर में ज़रूरत होती है उससे काफ़ी ज़्यादा या बहुत अधिक मात्रा में उन पोषक को वो लेते हैं, जिससे उनमें वो शरीर में जमने लगता है, और उससे भी कई तरह के मोटापे जैसे रोग होने लगते हैं। तो अति पोषण, या इसको हम कहेंगे ओवर न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन जितना चाहिए शरीर को उससे भी वो ज़्यादा ले लेते हैं, तो ओवर हो गया। तो ये स्थिति कब आती है कि जब लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में भोजन या पोषक का उपभोग किया जाता है, तो स्थिति आती है अति पोषण की। कि लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में भोजन ले लिया या कि पोषक पदार्थ को ले रहे हैं, तो अति पोषण की स्थिति आती है। तो इससे क्या हो सकता है कि ओबेसिटी, या व्यक्ति के अंदर मोटापा आ जाता है। ये माना जाता है कि अगर एक 9 किलो कैलोरी व्यक्ति अतिरिक्त लेता है, 9 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा है, वो 1 ग्राम वसा बढ़ा देती है। तो शरीर में ये 1 ग्राम वसा बढ़ जाती है और व्यक्ति है वो मोटा
होने लगता है। तो ये स्थिति अतिपोषण की स्थिति होती है। तो कुछ विकसित देशों में, जैसे हम ये कहेंगे कुछ ये जो अल्पपोषण की है वो कुछ विकासशील जो देश होते हैं उनमें पाई जाती है, और बहुत सारे विकसित ऐसे देश हैं जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पोषण लेने से वो मोटापे का शिकार होकर अतिपोषण जैसे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो इससे भी उनको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एक कुपोषण की स्थिति ये होती है असंतुलित पोषण। असंतुलित पोषण का मतलब हो गया इम्बैलेंस्ड जो न्यूट्रिशन है। हम जानते हैं कि व्यक्ति को संतुलित आहार करना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब है भोजन के सभी घटक है वो सही अनुपात में मौजूद हो। लेकिन जब ये सही अनुपात में नहीं हो, असंतुलित रूप से हो, अर्थात ऐसा भोजन जिसमें कुछ पोषक अधिक मात्रा में तथा कुछ पोषक बहुत कम मात्रा में या जिसको अनुपात कहें अनुपात में हो। तो कुछ पोषक तो बहुत अधिक मात्रा में और कुछ पोषक बहुत ही कम मात्रा में, तो हम इसको कहेंगे बैलेंस नहीं है, ये असंतुलित पोषण हो गया। तो असंतुलित पोषण से भी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। चौथा कुपोषण का प्रकार होता है कोई विशिष्ट पोषक हो और उसकी कमी हो, तो उसको हम कहते हैं विशिष्ट न्यूनता। इसको अपन को स्पेसिफिक डेफिशिएंसी बोलेंगे। तो स्पेसिफिक डेफिशिएंसी या विशिष्ट न्यूनता में क्या होता है, जब भोजन में कोई विशिष्ट पोषक कम या पूरी तरह से अनुपस्थित हो तो हम उसे कहेंगे विशिष्ट न्यूनता। तो विशिष्ट न्यूनता में जब कोई विशेष पोषक होता है उसकी कमी या वो पूरी तरह से अनुपस्थित होता है, तो ये कोई खनिज तत्व भी हो सकता है या कोई कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन जैसी भोज्य पदार्थ की कमी भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने कुपोषण के चार प्रकार पढ़े हैं। अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन। अल्प पोषण जिसमें भोजन की लगातार लंबे समय तक कमी रहती है। अति पोषण में लंबे समय तक अधिक मात्रा में भोजन लिया जाता है। असंतुलित पोषण में असंतुलित भोजन लिया जाता है। और विशिष्ट न्यूनता में कोई विशेष तत्व की कमी हो। तो चार तरह का कुपोषण व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है। हम नेक्स्ट हमें जो पोषक पदार्थ होते हैं उन पोषक पदार्थों की कमी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो पोषक पदार्थ होते हैं उनमें पोषक जो पदार्थ हैं उन पदार्थों की कमी हो जाती है, तो उस कमी से या जो न्यूनता है उस न्यूनता से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो उनसे होने वाले रोगों की चर्चा करेंगे। तो इनकी कमी से जो पोषक पदार्थ होते हैं उनकी कमी से जो मुख्य रूप से जो रोग होते हैं वो एक रोग है जिसको अपन प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं। दूसरा एक रोग है जिसको अपन खनिज न्यूनता रोग कहते हैं। खनिज न्यूनता में इसमें जो खनिज तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है। और एक जो विटामिन होते हैं उन विटामिन की कमी से भी बहुत सारे रोग पाए जाते हैं। तो मुख्यतः प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन वगैरह ऊर्जा के अंदर आ गया कार्बोहाइड्रेट और वसा जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के कमी से कुपोषण, खनिज तत्वों की कमी से रोग और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो इसमें सबसे पहले अपन फर्स्ट पढ़ लेते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। इसको हम इस तरह से लिखते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या इसको हम शॉर्ट में कहेंगे PEM पेम। तो प्रोटीन का मतलब प्रोटीन हो गया। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन होते हैं, मुख्यतः वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये दो वसा के स्रोत होते हैं। तो जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है उसमें होता क्या है कि मुख्य रूप से भोजन में
भोजन में एक तो प्रोटीन जो को मेन है, मुख्य रूप से हैं। तो भोजन में अगर प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट की कमी से पेम होता है, अर्थात प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है। और यह लगभग 1 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं के बच्चों में होता है। ये जो 1 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं बालक, उनमें ये मुख्य रूप से ये उनको प्रभावित करता है, या उन बच्चों में ये रोग पाए जाते हैं। तो ये जो पेम है, इस पेम 2 प्रकार का होता है। जो सबसे गंभीर और ख़तरनाक होता है वो 2 प्रकार का है, जिसको हम फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसको हमें कई बार इसका नाम भी देखते हैं क्वाशियोरकोर। तो फर्स्ट हमारे हैं क्वाशियोरकोर। इसको हम इस तरह से लिखते हैं क्वाशियोरकोर। ये जो क्वाशियोरकोर है ये मुख्यतः हालांकि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, लेकिन इसमें ये कब होता है, ये अपन इसके देखेंगे कि ये मुख्य रूप से जो 1 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं, वर्ष के बच्चों में ये मुख्यतः होता है। 1 से 3 वर्ष के बच्चों में ये जो रोग है ये मुख्यतः जो अफ्रीकी देश होते हैं, अफ्रीकी देशों के बच्चों में मुख्यतः दिखाई देता है। इसमें ये कब होता है कि वहाँ पर क्या होता है, जो अफ्रीकी देश होती हैं उनकी बच्चों की जो मदर्स या जो माताएं होती है, वो माताएं क्या करती है, जल्दी ही अपने शिशुओं को स्तनपान कराना बंद कर देती है। अब ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है उस बच्चे के लिए कि कम से कम हमें कहते हैं कि 6 माह तक उसको दूध पिलाना चाहिए, कम से कम है ये। तो जब वहाँ पर क्या होती है कि माताएं कुछ ही महीने में उन बच्चों को, शिशुओं को स्तनपान कराना बंद कर देती है। तो अगर स्तनपान बच्चा नहीं करेगा तो उसको पोषण के लिए कोई बाहर से अन्य आहार दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर मक्के का आटा या मक्के का उनको का आहार उनको पिलाया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, ये माताएं जल्दी अपने शिशुओं को स्तनपान कराना बंद कर देती है। तो वहाँ पर होगा क्या, और उन्हें फिर प्रचुर कार्बोहाइड्रेट तो खूब ज़्यादा होता है, प्रचुर कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन न्यूनता वाला, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, प्रोटीन न्यूनता वाला भोजन दिया जाता है। दूध तो पिलाना बंद कर दिया उनको, और अब बाहर से उनको भोजन देंगे तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर प्रचुर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन न्यूनता वाला भोजन देंगे। और इसका एक एग्जाम्पल है मक्का, जो मेज है, मेज, उस मक्के का उनको आहार खिलाया जाता है। और ये मक्का जो होता है, इसमें होगा क्या कि इसमें जो एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल, ये अनुपस्थित होता है। अब अनुपस्थित होता है जिसके कारण प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इस मक्के में जो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल है वो अनुपस्थित है, और उसके अनुपस्थित होने के कारण शरीर प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता है। तो उस बच्चे में प्रोटीन की कमी के कारण भयंकर लक्षण या रोग देखने को मिलता है। तो ये कब होता है कि जब माताएं अपने शिशुओं को जल्दी स्तनपान कराना बंद कर देती है। कारण क्या होता है कि नेक्स्ट जो उनमें डिलीवरी होती है, तो नेक्स्ट जो बच्चा होने वाला है उसके लिए वो जल्दी अपने पहले वाले बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है। तो इस कारण से ये जो क्वाशियोरकोर है, इस क्वाशियोरकोर का मतलब ये होता है कि सिकनेस,
इसको अगर अब अंग्रेजी में समझे तो ये है सिकनेस द बेबी गेट्स व्हेन द न्यू बेबी कम्स। मतलब है कि जब नया बेबी आता है, नया बेबी पैदा होने वाला है, तो जो पहले वाला बच्चा है उसमें ये रोग हो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसमें जो स्तनपान है वो बंद हो गया उसका। तो स्तनपान बंद होने से उस पहले वाले बच्चे का प्रोटीन की कमी होने लग जाती है शरीर में, और इस कारण से वो इस क्वाशियोर से ग्रसित हो जाता है। अब इस क्वाशियोर के लक्षण क्या देखने को मिलते हैं उस बच्चे में? तो इसके अंदर कुछ सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स के द्वारा क्वाशियोर को आसानी से पहचाना जा सकता है। कि सबसे पहले तो देखिए उस बच्चे का जो शरीर का वजन है वो कम हो जाता है और शरीर उसका कमज़ोर हो जाता है। ये इसका महत्वपूर्ण एक लक्षण है। दूसरा, उसके जो पैरों के जो टखने होते हैं, पैर और जो पैर होते हैं में सूजन आने लगती है, अर्थात वो सूज जाते हैं। इसके अलावा शरीर के बहुत सारे भागों, शरीर में सूजन, उसके हाथों में, उसके पैरों में, और एक मुख्य लक्षण होता है पेट आगे निकल जाता है, जिसका अपन कहते हैं पेट का फूलना। पेट का फूलना ये एक इम्पोर्टेंट लक्षण होता है उस बच्चे के अंदर, इस क्वाशियोर का, कि पेट आगे निकल कर लटकने लग जाता है। जिससे जो बच्चा होता है उसका पेट है वो आगे निकलने लगता है, इस तरह से फूल जाता है उस बच्चे का पेट। अब ये पेट है वो आगे क्यों निकला? क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो पेट आगे क्यों निकला, फूला क्यों, तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीन की जो कमी होती है, उस प्रोटीन की कमी होने से रक्त से क्या होता है, से द्रव निकलकर खाली जगह में भरने लगता है, खाली जगह में भरने लगता है। अब जो पेट की गुहा होती है, उस गुहा में रक्त में प्रोटीन की कमी हो गई, और उस प्रोटीन की कमी होने से रक्त है वो रक्त वाहिनियों से निकलकर उसमें छन कर उसमें जो द्रव होता है, पानी वगैरह अन्य जो पदार्थ होते हैं, वो वहाँ से निकलकर खाली जगह में भरने लगते हैं और पेट फूलने लगता है। तो एक गंभीर स्थिति होती है बच्चे के लिए। ऐसे बच्चे में एक लक्षण है कि उस बच्चे की जो मानसिक और शारीरिक स्थिति है, मानसिक व शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। बच्चे के जो बाल होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं और सीधे सीधे होते हैं, कम संख्या में होते हैं, लाल या सफ़ेद हो जाते हैं। छोटी सी उम्र में उन बच्चों के बाल वो लाल लाल रंग के मुड़े हुए और सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। उसकी जो बच्चे की त्वचा होती है वो सूख जाती है, सूखी हुई रहती है, काली पपड़ीदार हो जाती है, पपड़ी के समान हो जाती है, क्योंकि जो प्रोटीन की कमी होती है उसके कारण से उसके अंदर जो वो स्ट्रेंथ होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो त्वचा सूखी हुई रहती है, काली या पपड़ीदार होने लगती है, और त्वचा के अंदर जो रंगा पदार्थ है जो कलर देते हैं, वो रंगा पदार्थ की कमी हो जाती है, और त्वचा में रंगा पदार्थ की कमी से सफ़ेद दाग दिखाई देने लगते हैं। जगह जगह उस बच्चे की त्वचा पर सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे बनने लगते हैं। तो ये होता है कि जो मेलेनोसाइट्स होती हैं उसमें मेलेनिन कम बनने के कारण ऐसा हो जाता है कि बच्चे के में जगह जगह सफ़ेद दाग दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा बच्चा है वो नेक्स्ट अपन लिख लेते हैं, बच्चा है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा बच्चा है चिड़चिड़ा होने लगता है, और बच्चे में लगातार मतलब बारंबार
उसमें अतिसार की स्थिति होती है। अतिसार का मतलब होता है उसमें दस्त लगने लगते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं क्वाशियोरकोर के। इसमें इम्पोर्टेंट है कि शरीर का वजन कम हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन शरीर का निर्माण करती है, इससे शरीर नहीं बन रहा है, कमज़ोर हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है पैरों के टखने और पैर सूज जाते हैं। उसका कारण आपको मैंने बता दिया कि द्रव निकलने लगता है। महत्वपूर्ण लक्षण है कि पेट आगे निकल कर लटकने लगता है, फूल जाता है। बच्चे की मानसिक शारीरिक स्थिति रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। बाल पतले कम संख्या में और लाल सफ़ेद होने लगते हैं। त्वचा सूखी और पपड़ीदार जिस पर सफ़ेद रंग के धब्बे बनने लगते हैं। बच्चा है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, सुस्त रहने लगता है, चिड़चिड़ा या सुस्त रहने लगता है। आप उससे बोलोगे तो वो मतलब कुंठित स्वभाव का इस तरह से रहेगा जैसे बहुत ज़्यादा निराश या सुस्त टाइप का बच्चा रहेगा। उसको बार बार उसको दस्त लगेंगे या अतिसार की स्थिति होने लग जाएगी। तो ये क्वाशियोरकोर के प्रमुख लक्षण हैं। नेक्स्ट अपन रोग की बात करते हैं। एक और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, जिसको हम कह रहे हैं मेरेस्मस। दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है वो है मेरेस्मस। इसको हम इस तरह से लिखते हैं मेरास्मस। ये जो मेरास्मस का एक इसका मतलब होता है अपक्ष होना। अपक्ष का मतलब होता है ऊतकों का या वसीय पदार्थ का या पेशियों का नष्ट होना। और ये जो मेरास्मस है ये मुख्य रूप से 1 वर्ष के बच्चों में मुख्य रूप से होता है। ये कब होता है कि जब लंबे समय तक भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी रहती है। तो होता क्या है कि भोजन में प्रोटीन भी बहुत कम है, कार्बोहाइड्रेट भी कम है और वसा की तीनों की कमी चल रही है। तो होता क्या है, तो शरीर में जो संचित पदार्थ, जैसे हमारे शरीर के अंदर ग्लाइकोजन संचित रहता है, संचित पदार्थ जैसे ग्लाइकोजन है और जो वसाएं हैं, तो इनकी जब कमी होती है भोजन में तो शरीर में संचित पदार्थ जैसे ग्लाइकोजन और वसाएं विखंडित होने लगती है और इनके बाद प्रोटीन का भी विखंडन होने लगता है। मतलब ये वसाएं और कार्बोहाइड्रेट तो विखंडित होने लगते ही हैं, इसके बाद में प्रोटीन का नंबर और आ जाता है और प्रोटीन भी विखंडित होने लगता है, टूटने लगता है। प्रोटीन विखंडित होने लगा तो फिर शरीर में भयंकर ऊतकों की भयंकर और पेशियों की भयंकर क्षति होगी। अब इस स्थिति को, ये जो स्थिति है जिसमें शरीर में संचित पदार्थों का विघटन होने लगा, तो इस स्थिति को भूखमरी कहा जाता है। इसी स्थिति को भूखमरी या स्टारवेशन कहा जाता है। और यही स्थिति है एक मेरेस्मस की, कि बच्चे में जब इस तरह की इन भोज्य पदार्थों की कमी होती है। अब इससे क्या होता है, इसके कारण क्या होगा कि इसके कारण जब ये स्थिति आएगी कि भोजन में शरीर में संचित पदार्थों का विघटन होने लग जाएगा, तो इसके कारण शरीर के जो ऊतक है, ऊतक और ऊतकों में वसा का जमाव रहता है, तो शरीर के जो ऊतक है और जो पेशियाँ हैं, पेशियों में प्रोटीन, ग्लाइकोजन, इन वसाओं का जमाव होता है, तो इन पेशियों का अपक्ष होने लगता है। अपक्ष का मतलब है ये नष्ट होने लगती है। तो अपक्ष होने लगेगा, ये टूटने लग जाएगी, ये नष्ट होने लग जाएगी, तो शरीर में क्या बचेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो ये स्थिति कहलाती है मेरेस्मस की। अब इस मेरेस्मस के क्या लक्षण या सिम्टम्स बच्चे में देखने को मिलते हैं कि उसको मेरेस्मस है, तो इसके कुछ विशेष लक्षण हैं। जैसे उसका जो शरीर है वो बहुत ही दुर्बल रहेगा, कमज़ोर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि उसके जो वसी ऊतक है और पेशियाँ हैं वो उसका अपक्ष होने लगा है। उसका वजन बहुत कम रहेगा, क्योंकि प्रोटीन और ये सारे नष्ट होने लगे तो वज़न बहुत कम हो जाता है।
एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि उसकी जो पसलियाँ होती है वो बाहर से ही दिखाई देने लगती है। आप उसको गिन सकते हो, इतना कमज़ोर बच्चा लगता है तो बाहर से दिखाई देने लगती है। तो जो उसके रिब्स है वो बाहर से दिखाई देने लगती है। उसकी जो टांगें होती है वो टांगें बहुत ही पतली पतली, और जो उसकी टांगें पतली होती है और उन पे जो पेशियाँ होती है वो भी बहुत पतली पतली होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके विघटन से पेशियाँ और टांगें पतली पतली हो जाती है। नेक्स्ट इसमें एक लक्षण ये इस तरह के मेरेस्मस के बच्चों में होता है कि उसके आँखें जो है वो भीतर धंस जाती है, भीतर धंस जाती है। क्यों धंस जाएगी? क्योंकि उस आँखों के अंदर जो ऊतक होते हैं उस ऊतकों का क्या हो गया, क्षय हो गया, वो ऊतक नष्ट हो रहे हैं तो आँखें अंदर की ओर धंस जाती है। साथ ही आँखों की जो कांति है, कांति का मतलब चमक, वो गायब हो जाती है। एक स्वस्थ आँखों की चमक अलग होती है, जबकि एक रोगग्रस्त आँखों की जो चमक है वो, ये क्रांति है, वो गायब हो जाती है ऐसे बच्चों के अंदर। उनकी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है। देखिए बच्चों में झुर्रियाँ आ गई तो त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। अभी झुर्रियों का कारण क्या है? क्योंकि त्वचा के नीचे जो वसा का जमाव होता है उस वसा का क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है। तो उस वसा के अपक्षय होने के कारण त्वचा में जगह जगह झुर्रियाँ पड़ जाती है। ऐसे बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक विकास वो रुक जाता है। इनकी जो त्वचा होती है वो सूखी हुई और पपड़ीदार हो जाती है। इसके अलावा इनमें एक इनका विशिष्ट लक्षण ये है कि इनमें सूजन नहीं आती है। जैसे हमने क्वाशियोर में तो पढ़ा था, उसमें सूजन आ जाती है क्योंकि द्रव भरने लगता है खाली जगह में, लेकिन यहाँ पर इसमें कोई प्रकार की सूजन नहीं आती है। और इसकी एक विशेषता है कि इसमें बाल है वो सामान्य होते हैं, जबकि उसमें लाल सफ़ेद हम देख रहे थे, लेकिन ये बाल है वो झड़ने लगते हैं। सामान्य रहेंगे बाल, लेकिन बाल है वो झड़ने लगते हैं, और उसको लगातार है वो बार बार उसको दस्त लगते रहेंगे या अतिसार होते रहेंगे। तो अतिसार का होना, तो ये सब मेरेस्मस के लक्षण हैं। तो इस तरह से हमने मेरेस्मस के कुछ लक्षण पढ़े हैं। अब इसका उपचार क्या हो सकता है? तो उपचार इसका यही हो सकता है कि उसको प्रोटीन युक्त भोजन या आहार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों को अधिक से अधिक प्रोटीन का वाला आहार देना चाहिए। तो ये कुछ प्रोटीन और वसा कार्बोहाइड्रेट की कमी से, ये दोनों रोग है वो मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होने वाले हैं। तो इसकी क्वाशियोर और मेरेस्मस हमने दोनों को पढ़ा है। तो इसमें मुख्य रूप से ये दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके बाद में हम कुछ और रोगों की पढ़ लेते हैं कि जैसे एक पीलिया है जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया, ये जॉन्डिस, तो ये एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है। कभी कभार कब्ज़ या जो कॉन्स्टिपेशन होता है, ये कब्ज़ की स्थिति क्या होती है कि जो हमारा मलाशय होता है उस मलाशय में लंबे समय तक जो मल होता है वो रुक जाता है, तो वहाँ पर क्या हो गया, लंबे समय तक मल रुक रहा है और जो आंतें हैं उस आंत की जो गतिशीलता है या उनकी जो गति है वो कमज़ोर हो जाती है, तो इसके कारण से कब्ज़ की स्थिति आती है। और इसके अलावा कई बार अपन इंडाइजेशन या अपच हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं इंडाइजेशन। तो अपच कहते किसे हैं? तो अपच का मतलब होता है भोजन का पूरी तरह से पाचन नहीं होना। तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं
होना, ये कहलाता है अपच। अब ये अपच में क्या होता है, इसमें जो पेट है वो भरा भरा महसूस होता है, भरा भरा महसूस होता है। तो ये कब होता है कि अपच की स्थिति कब आती है, जब कोई फूड पॉइजनिंग की स्थिति हो, या बहुत ज़्यादा भोजन खा लिया या उसका सेवन कर लिया, या बहुत अधिक मसाला युक्त भोजन ले लिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपच की स्थिति देखने को मिलती है। एक स्थिति आती है वमन, जिसको हम उल्टी या वोमिटिंग कहते हैं। तो वोमिटिंग क्या होती है, वमन या उल्टी क्या होती है, तो जो हमने भोजन किया है आमाशय में, तो आमाशय में जो संचित भोजन है, जो भोजन पड़ा हुआ है, उस भोजन का मुख से बाहर निकलने की क्रिया, मुख से वापस बाहर निकलने की क्रिया को हम वमन या उल्टी कहते हैं। तो उल्टी से पहले क्या होता है, अपन को बेचैनी महसूस होती है। उस बेचैनी महसूस होने पर जो हमारा मेडुला है, वो मेडुला के अंदर एक वमन केंद्र होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, उसमें एक वमन केंद्र होता है। और वमन केंद्र जब आवेग भेजता है तो हमारा आमाशय है वो वमन या उल्टी करके भोजन जो भी किया है उसको बाहर फेंक देता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिसको हमने पढ़े हैं। कुछ खनिज पोषण की बात कर लेते हैं, खनिज न्यूनता की। ये खनिज न्यूनता जिसमें मुख्य रूप से जैसे बहुत सारे खनिज है, जैसे हम एक तो पढ़ते हैं कि सोडियम जो है, ये सोडियम हमने कहा कि जो अंतराली द्रव्य का प्रमुख ये धनायन है। और ये हमारी जो तंत्रिका आवेग है, उस तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए बहुत ही उपयोगी है, के लिए आवश्यक होता है। तो अंतराली द्रव्य यानी कोशिकाओं के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है, अंतराकोश की फ्लूइड, उसका प्रमुख आयन है वो सोडियम है, और तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए आवश्यक है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो पैरालाइसिस की स्थिति यानी लकवे की स्थिति आ सकती है। इसके अलावा जो पोटेशियम होता है, वो पोटेशियम हमारे जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है, उस कोशिका द्रव्य का एक प्रमुख धनायन है, और ये भी तंत्रिका आवेग का संचरण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी तंत्रिका आवेग संचरण के लिए आवश्यक होता है, याद रखिएगा दोनों। तो इसकी भी अगर कमी हो जाती है तो स्थिति आती है पैरालाइसिस की स्थिति आती है, या जो आवेग का है उसका संचरण है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो दोनों आयन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए जो कैल्शियम और जो फास्फोरस है, दोनों कैल्शियम और फास्फोरस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयन है। तो ये जो कैल्शियम फास्फोरस है, ये हमारे शरीर की जो अस्थि होती है या जो हमारे दांत होते हैं, वो दांत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह जो हमारी पेशियाँ होती है, पेशी संकुचन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो कैल्शियम होता है दांत दोनों निर्माण में, तो इनकी जब कमी होती है तो बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता है। जो इनकी अगर कमी हो जाती है शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की, तो इससे क्या होती है, जो बोन्स होती है वो काफ़ी मुलायम हो जाती है। मुलायम क्योंकि खनिज तत्व कठोरता प्रदान करते हैं, जिससे इनकी कमी से बोन्स मुलायम हो जाती है। तब जो रोग होता है तो उन बच्चों में तो उस रोग को तो कहते हैं रिकेट्स, और वयस्क में उस रोग को कहा जाता है ओस्टियोमलेशिया उस रोग को कहा जाता है। तो इनमें हड्डियां हैं वो बहुत ही दोनों में मुलायम हो जाती है, तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो जाता या शरीर का बैलेंस भी नहीं हो जाता इससे। इसके अलावा जैसे कुछ एक महत्वपूर्ण आयन है जैसे लोहा Fe, तो ये इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से जो एनीमिया रोग है, एनीमिया जिसको अपन कहते हैं रक्त अल्पता की स्थिति आती है, एनीमिया रोग की स्थिति आती है।
आयोडीन है, आयोडीन की कमी से हम जानते हैं कि घेंघा रोग होता है। तो इस घेंघा रोग या कई तरह के जो थायराइड ग्रंथि होती है, उस थायराइड ग्रंथि के रोग हो जाते हैं। तो इसकी कमी से ये घेंघा रोग हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आयन थे। ये हमारे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम और फॉस्फोरस हो गया। इनकी कैल्शियम और फॉस्फोरस, इसके अलावा जैसे एक फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड भी जैसे दांत के निर्माण में सहायक है। तो अगर इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी होने से दांत का क्षय होने लगता है, उसका निर्माण अच्छे ढंग से नहीं होता है, दांत है वो कमज़ोर होने लगते हैं। एक जो आयोडीन है, इसमें घेंघा रोग होता है, इसमें बच्चे के अंदर लो आईक्यू भी देखी जाती है। अगर एक बच्चे को आयोडीन नहीं मिले तो उसका मानसिक विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो बच्चों को ज़रूर नमक, आयोडीन युक्त नमक खिलाना चाहिए, ताकि उनमें आईक्यू या उनके मस्तिष्क का विकास बढ़े और उनकी आईक्यू भी अच्छी बन जाए। तो लो आईक्यू की स्थिति हो सकती है अगर आयोडीन की कमी हो। तो ये हमने ये कमी वाले और कुछ इनके महत्वपूर्ण कार्य खनिज तत्वों के देखे थे। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन पढ़ेंगे और इसका एक पूरा लेसन अपन देखेंगे। वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिनों को पढ़ेंगे।